मैं समझता हूं इससे ज्यादा घातक इस देश के लिए कुछ नहीं हो सकता कि इस देश का इलेक्शन कमीशन देश की 140 करोड़ जनता की पीठ में छुरा फूंक रहा है और यह इस देश के इलेक्शन कमीशन को डूब के मर जाने वाली स्थिति है जो ये सारी चीजें सामने आ रही। तो 538 सीटों पर जितनी वोटें डाली गई उनसे कम निकली, 362 पर कम निकली और 176 सीटों पर जितनी वोटें डाली गई उससे ज्यादा निकली। और उसका कहना है कि इन 5 करोड़ वोटों से 79 सीटों पर बीजेपी को फायदा हुआ, 79 सीटों पर। मीडिया के मेरे सम्मानित साथियों, आप सबका स्वागत। हमारे साथ में हमारी उस जंग के बड़े मजबूत पुरोधा आदरणीय इंजीनियर डीसी कपिल साहब हैं, जो ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा के संचालक संयोजक भी रहे हैं, नेशनल कन्वीनर भी रहे हैं। और हमारे साथ में हमारे बहुत मजबूत साथी राजू गादरे साहब हैं, जो मेरठ से हैं। साथियों, आज मुझे जो है एक अंदर से बड़ी खुशी भी हो रही है और अंदर से बहुत गुस्सा भी है। दोनों चीजें हैं। खुशी मुझे इस बात की है कि हम और कपिल साहब और हमारे साथी इलेक्शन से पहले जो हमने 10 दिसंबर को यहीं बैठ के हम दोनों ने ही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी चुनावों और ईवीएम को लेकर, उसमें जो हमने बातें कही थी वो बातें आज सही साबित हो रही हैं। और हमारी बात को सही साबित करने के लिए एक व्यक्ति नहीं, केवल 3 संस्थाएं और उसके अलावा अलग व्यक्तिगत व्यक्ति भी हमारी बात को सही साबित कर रहे हैं। हमने कहा था, क्या कहा था? इस देश में चुनाव फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं है। स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव इस देश में नहीं है और इसके लिए इस देश का चुनाव आयोग पूरी तरह से जिम्मेदार है। और आज जो 3 रिपोर्ट सामने आ रही हैं 10 जून की, जो सबसे पहली रिपोर्ट आई द वायर की, जो कहती है 140 सीटों पर गड़बड़ी हुई, वोटें बढ़ाई गई 140 सीटों पर। द वायर की रिपोर्ट, इलेक्शन कमीशन ने आज तक खंडन नहीं किया, उसका जवाब नहीं दिया उसका कोई भी। और अब रिसेंटली जो 2 संस्थाएं हैं उनकी जो रिपोर्ट आई है, एक रिपोर्ट आई है एडीआर की और बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट है। मैं समझता हूं इससे ज्यादा घातक इस देश के लिए कुछ नहीं हो सकता कि इस देश का इलेक्शन कमीशन देश की 140 करोड़ जनता की पीठ में छुरा फूंक रहा है और बेशर्मी से चुप है, बोल भी नहीं रहा, जवाब भी नहीं दे रहा। वो इलेक्शन कमीशन। और रिपोर्ट क्या है? एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि टोटल लोकसभा की जो सीटें हैं 543, उनमें से 1 सीट सूरत की, उस पर चुनाव नहीं हुआ क्योंकि बिना चुनाव के वहां व्यक्ति घोषित हो गया। तो 542 सीटों पर जो चुनाव हुआ उनमें से मात्र 4 सीटें हैं, मात्र 4। जिन 4 सीटों पर जितनी वोटें पड़ी उतनी ही वोटें निकली, ना एक कम ना एक ज्यादा। इसके अलावा 538 सीटों पर जितनी वोटें पड़ी उससे ज्यादा या उससे कम वोटें निकली। और यह इस देश के इलेक्शन कमीशन को डूब के मर जाने वाली स्थिति है जो ये सारी चीजें सामने आ रही है। एक तो ये रिपोर्ट है और इनमें भी 362 सीटों पर वोटें कम, जितनी पड़ी उससे कम गिनी गई। कैसे? अगर आप एक गुल्लक में, बड़ा बढ़िया उदाहरण समझाया रवीश जी ने, कि अगर एक गुल्लक में आप 100 रुपए डालते हो तो 100 ही रुपए तो निकलेंगे। उसमें अगर ज्यादा निकलते हैं तो या तो कोई डालेगा तो ज्यादा निकलेंगे या उसमें से कोई निकालेगा तो कम निकलेंगे। बहुत बढ़िया उदाहरण दिया। तो ये मशीन है आपकी जिसकी ढोल बजाता रहा इलेक्शन कमीशन। उसमें जितनी वोटें पड़ी वो 4 पे क्यों निकली, बाकी सब पे क्यों जितनी डली उतनी क्यों नहीं निकली? तो 538 सीटों पर जितनी वोटें डाली गई उनसे कम निकली, 362 पर कम निकली और 176 सीटों पर
जितनी वोटें डाली गई उससे ज्यादा निकली। और यही साथ में जो वोट फॉर डेमोक्रेसी जो महाराष्ट्र की एक संस्था है, उसकी जो रिपोर्ट आई है, उसकी रिपोर्ट और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। और वो ये कहती है कि जितनी वोटें पड़ी उससे उसमें 5 करोड़ वोटों की 5 करोड़ वोटें ज्यादा निकली। 5 करोड़ ज्यादा वोटें, 5 करोड़ वोटों की गड़बड़ी है। और उसका कहना है कि इन 5 करोड़ वोटों से 79 सीटों पर बीजेपी को फायदा हुआ। 79 सीटों पर। और कितनी बड़ी हैं? ये 3% से लेके 12.5% तक वोटें बढ़ी। 12.5%। कैसे संभव है? जिस दिन वोट पोल होता है उस दिन रात को लगभग 9 बजे तक सारे आंकड़े आ जाते हैं। और उसके बाद में, आज तो कंप्यूटर का जमाना है, सारे के सारा मशीनों का जमाना है। आप तो टेक्नोलॉजी पे बात करो, आपको पहले की तरह वो तो है नहीं कि वो गिनी जाएंगी वोटें। उसके बावजूद भी जब बैलेट पेपर से होता था तब भी ये आंकड़े आ जाते थे। आपके पास जो आंकड़े आए आपने उस दिन दिए, उसके बाद जो वोटें गिन के आ रही हैं, जो सारी चीजें, उसमें 5 करोड़ के लगभग वोटों की बेईमानी। मैं इसे बेईमानी कहूंगा, कोई तो डर रहा होगा, पर मैं तो बेईमानी कहूंगा। उड़ीसा में 12.48% वोटें बढ़ी। तेलंगाना में, सॉरी आंध्र प्रदेश में लगभग 12.54% वोटें बढ़ी। कहां से बढ़ गई ये वोटें भाई? 9% असम में, 7.5% के लगभग वहां पे महाराष्ट्र में, 8% पश्चिम बंगाल में, इतनी वोटें बढ़ी हैं। और इसका असर क्या पड़ा है ये मैं आपके सामने रखूंगा। इसकी वजह से ये जो वोट बढ़ी हैं, इसकी वजह से कितना फायदा हुआ बीजेपी को? बीजेपी को फायदा हुआ, उड़ीसा में 18 सीटों का बीजेपी को फायदा हुआ 12.5% वोट बढ़ने से। जो महाराष्ट्र है उसमें 11 सीटों का फायदा हुआ। जो वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल, उसमें 10 सीटों का फायदा हुआ। आंध्र प्रदेश में उससे 7 सीटों का फायदा हुआ। आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में 6 सीटों का फायदा हुआ। छत्तीसगढ़, राजस्थान में 5-5 सीटों का फायदा हुआ। बिहार, तेलंगाना, हरियाणा और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटों का फायदा हुआ। असम में 2 सीटों का फायदा हुआ। और इसके साथ साथ केरल में और आपके अरुणाचल प्रदेश में और गुजरात में 1-1 सीट का फायदा हुआ। तो अगर ये 79 सीट जिनका फायदा हुआ, ये 79 सीट जिनमें से जो रिपोर्ट कहती है कि 76 सीटें बीजेपी हार सकती थी, ये सीटें अगर कम हो जाती तो इसका मतलब यह है कि 240 पे जो खड़ी बीजेपी आज है, वो बीजेपी 160 के आसपास सिमट जानी थी। उसकी इससे ज्यादा सीटें नहीं आनी थी। इन सारी रिपोर्टों को देखने के बाद ये सारी चीजें, और इसमें भी सबसे बड़ा फायदा उसको किस फेज में हुआ है ये भी आपको जानना जरूरी है। ये भी सब लोगों को जानना जरूरी। सबसे बड़ा फायदा, या यूं कहो कि सबसे बड़ी धांधली जो हुई वो हुई सेकंड फेज में। सेकंड फेज में आप कभी सोच नहीं सकते, सेकंड फेज में उत्तर प्रदेश की जो 8 सीटों पर चुनाव हुआ, 8 की 8 बीजेपी जीत गई। जो राजस्थान की 10 सीटों पर 13 सीटों पर चुनाव हुआ, उनमें से 10 सीटें जीत गई। जो मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर चुनाव हुआ, 6 में से 6 जीत गई। कर्नाटक की 14 सीटों पर चुनाव हुआ, 14 में से 12 जीत गई। ये सेकंड फेज की है। केरला में 1 सीट पे जीत गई, 14 पे तीसरे नंबर पर है। यह है स्थिति, यह है वो बेईमानी जिसका जवाब इस देश का बेशरम इलेक्शन कमीशन दे नहीं रहा। एडीआर ने भी पूछा है लिख के, और वोट फॉर डेमोक्रेसी ने भी पूछा है, और सबने आंकड़े दिए हैं, और इसके अलावा इंडिविजुअल लोग जो हैं उन्होंने भी दिए हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं एडीआर को, छोकर साहब को, उनकी पूरी टीम को, और वोट फॉर डेमोक्रेसी उनकी पूरी टीम को, उन तमाम साथियों को, और इसके अलावा द वायर को, और इसके अलावा अलग जो इंडिपेंडेंट लोग, और विशेषकर एडीआर की टीम में जो पूनम अग्रवाल हैं, मैं नाम लेके कोट करना चाहता हूं, पूनम अग्रवाल। मैं उनका विशेष रूप से, देश को उनका आभारी होना चाहिए, देश उनका आभारी है। उन्होंने जिस तरह से मेहनत करके
उन्होंने ही बताया था 2019 के चुनाव में 373 लोकसभा सीटों पर या तो 8,000 से 18,000 वोटें हैं, तो कम पड़ी है ज्यादा पड़ी, और ये सारी चीजें सामने आ गई। अब ये तो सारी चीजें आगे सामने, हल्ला मच रहा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं दे रहा, बेशर्मी से चुप बैठा है। अफसोस इस बात का है कि इतने आंकड़े आने के बाद और ये सब कुछ सिद्ध होने के बाद कि बीजेपी को इस देश की जनता ने किसी भी हालत में मैंडेट दिया ही नहीं, बहुमत दिया नहीं, और वो बेईमानी से सरकार बनाकर बैठे हैं। बजट भी, पहला बजट भी पास कर दिया उन्होंने, वो बजट जो है, और उसमें जिसमें बेड़ा गर्क कर दिया इस देश का, इस देश के मध्यम वर्ग का और निम्न वर्ग का पूरी तरह से बेड़ा गर्क कर दिया। जिनसे आप मैक्सिमम टैक्स ले रहे हो उनको कुछ नहीं दे रहे हो, और जिन यारों की आप गुलामी कर रहे हो, सरकार जिनकी गुलामी कर रही है, सब कुछ उन्हीं की झोली में डाल रही है जो पूंजीपति है। सो ऐसी बेईमान सरकार जो बेईमानी से बनी है, जिस सरकार को तत्काल बर्खास्त करना चाहिए। मैं मानता हूं कि पूरे विपक्ष को इस मसले को लेकर कांग्रेस ने तो इस पे पीसीबी की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, लेकिन क्या कांग्रेस ने आंदोलन की बात कही? क्यों नहीं कही? आंदोलन नहीं करना चाहिए कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, या और जो पार्टियां हैं तृणमूल कांग्रेस को, क्योंकि उनके यहां भी तो जो सीटें हैं उसके हिसाब से जो जीती गई हैं, 10 सीटें तो वेस्ट बंगाल में भी जीत ली इन्होंने बेईमानी से। तो इन सब पार्टियों को, जितने भी विपक्ष की पार्टियां, इनको मिलकर सड़क पर आंदोलन नहीं करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन की जो बेईमानी है वो सामने है। क्या सुप्रीम कोर्ट को सुमोटो एक्शन लेके इस बेईमान सरकार को तत्काल बर्खास्त करके इस देश में दोबारा से बैलेट पेपर से चुनाव नहीं कराने चाहिए? दोबारा चुनाव आयोग तो ये कह देता है ना कि जितने भी लोग इसके खिलाफ बोल रहे हैं वो मोदी विरोधी लोग हैं, वो सिर्फ मोदी से नफरत करते हैं, इसलिए हर बार ईवीएम का मुद्दा उठाते हैं या चुनाव में धांधली का मुद्दा उठाते हैं। मोदी या इलेक्शन कमीशन हमारे लिए कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जिनके हम विरोध करें, हम उन्हें विरोध के लायक भी नहीं समझते, लेकिन उनकी गलत नीतियों और उनके कार्यों की वजह से हमें उनका विरोध करना पड़ता है, आवाज उठानी पड़ती है। देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हमें आवाज उठानी पड़ती है। हमें कोई उनसे वो लेना देना नहीं व्यक्तिगत। वोटिंग होती है सर, चुनाव होता है, गिनती होती है, सब कुछ वीडियोग्राफी होती है। तो सर आप लगातार आंदोलन चला रहे इतने दिनों से, तो आपको क्या समझ में आया, कैसे गड़बड़ी हुई है, कैसे क्या होता है? देखिए, जो भी कुछ होती है, ये बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं कि होती है, लेकिन ये सिर्फ कागजों में है। क्या सब जगह होती है? और अगर होती है तो इलेक्शन कमीशन को अपनी शाख बचाने के लिए इस देश के 140 करोड़ जो लोग हैं और इस देश के लगभग 100 करोड़ मतदाता हैं, उनके मान सम्मान को, उनके वोट की रक्षा करने के लिए, क्योंकि उनके बचाने के लिए वही है जिम्मेदार, सामने नहीं आना चाहिए, सारी बातों को साफ बिल्कुल रखना नहीं चाहिए। जब ये सारे सबूत आ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने आज तक कोई जवाब नहीं दिया है, किसी बात का जवाब नहीं दिया, तो क्यों जवाब नहीं दिया? और क्या सुप्रीम कोर्ट को, जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, एक ईमानदार जज की अध्यक्षता में इस पूरे मसले को, जिस कदर बेईमानी हुई है, जिस तरह से अब लगभग 5 करोड़ वोटों की गड़बड़ी आ रही है, जिस तरह से 338 सीटों पर या तो वोटें 538 लोकसभा सीटों पर या तो वोटें कम है या ज्यादा हैं, इस सब को लेते हुए एक जबरदस्त इंक्वायरी नहीं करनी चाहिए? और जो भी दोषी हैं, इंक्लूडिंग इलेक्शन कमीशन और साथ में जो भी हैं, उन सबको जेल में नहीं भेजना चाहिए? उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? क्यों नहीं करनी चाहिए? आखिर इलेक्शन कमीशन ने यह सब कुछ किया है, इसके लिए जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन है, तो किसके कहने पे किया? कोई तो होगा इलेक्शन कमीशन का, कोई रिश्तेदार तो कोई इलेक्शन लड़ नहीं रहा था, होगा तो 2-4 सीटों पे होगा, लेकिन किसके कहने पे किया? इतनी बड़ी धांधली किसके कहने पे है? इतनी बड़ी गड़बड़ी किसके कहने पे? स्वाभाविक जो सरकार थी उस सरकार के कहने पर है ना। तो उस सरकार की गुलामी करते हुए इलेक्शन कमीशन ने इतनी बड़ी धांधली की है जिसका जवाब नहीं दे रहा। ऐसे इलेक्शन कमीशन को मैं समझता हूं कानून के तहत अपराधी घोषित करते हुए, यह देशद्रोह से कम नहीं है। ये जो काम इलेक्शन कमीशन ने किया है, अब आप उसको दंड मिला। आंदोलन करेंगे और इस देश की सरकार को बर्खास्त करने के लिए आंदोलन करेंगे। यह आंदोलन केवल ईवीएम के लिए नहीं होगा, यह आंदोलन होगा इस देश की सरकार को बर्खास्त करने के लिए आंदोलन। क्योंकि हमें मालूम है विपक्ष बैठा है, विपक्ष बोल नहीं रहा, विपक्ष को बोलना चाहिए क्योंकि सरकार तो उसी की बननी है, उसको सबसे बड़ी अब पहला आवाज उठानी चाहिए। दूसरा आ रहा सुप्रीम कोर्ट चुप बैठा, तो बात किस पे आ जाती है? बात तो भैया जनता पे आ जाती है। तो हमारा प्रयास रहेगा, हम नहीं जानते कितना सफल होगा, नहीं होगा, क्या होगा, लोग साथ देंगे तो सफल होगा, पर
ये असली दिक्कत किसकी है, ये परेशानी किसके सामने है, कौन इससे सबसे ज्यादा पीड़ित हो रहा है? वो है इस देश की मासूम जनता, जिसके हक को लूटकर बेईमान सत्ता में बैठे हैं और इस देश की जनता का खून चूस रहे हैं। सर आप कह रहे कांग्रेस ने आंदोलन की चेतावनी नहीं दी, टीएमसी ने नहीं किया, आप खुद जो है समाजवादी पार्टी से चुनाव के लिए आपने बात करी अखिलेश यादव जी से? अभी मेरी बात इस विषय पर हुई नहीं है। मैं पहली जो है आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके बीच में हूं। मैं निश्चित रूप से प्रयास करूंगा, माननीय अखिलेश यादव जी मुझे समय दें, उनसे मैं बात करने का प्रयास करूंगा और मैं उनसे कहूंगा कि यह सब इतनी बड़ी गड़बड़ी है, इस विषय पर न केवल आप बोलें बल्कि सड़क पर आंदोलन करें। मेरा प्रयास रहेगा माननीय अखिलेश जी से बात करने का। देख, अगर वो करते हैं इससे बढ़िया कोई बात नहीं, अगर नहीं करते हैं तो यह दुखद ही रहेगा, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या कोई भी हो, क्योंकि यह बहुत बड़ी बात, ये छोटी बात नहीं है। इस देश के लोकतंत्र को जिस तरह से लूटा जा रहा है और लूट के जिस तरह से बेईमानी सरकार बनाई जा रही है, विपक्ष जो पार्लियामेंट में इतने मुखर होकर बोल रहा है, वो सड़क पर क्यों नहीं लड़ेगा इसके खिलाफ? इतनी बड़ी धांधली, इतनी बड़ी बेईमानी होने के बाद क्यों चुप बैठा रहे?